साथियों नमस्कार। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और यह वीडियो है हमारी, आप सभी को पता है जैसे कि डेली जो हमारी क्लासेस चल रही हैं और जो हमारी डेली क्लासेस चल रही है मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। तो इसमें एक हमारी क्लास चल रही है डेली की जीएस और सेकंड चल रही है करंट अफेयर्स। तो अभी तक हमारे जितने वीडियो हमने इस पर कवर कर लिए हैं, चाहे वो जीएस की हो और चाहे वो करंट की हो, तो हमने इसमें जितनी भी वीडियोस कवर कर चुके हैं वो आप लोग देख लीजिएगा चैनल पर जाके और चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं जो डेली क्लासेस रहती हैं। यहाँ पर जो जीएस की क्लास है हमारी, जीएस में हम लोग प्री पेपर लेके आते हैं, ठीक है, प्री पेपर सभी, ठीक है, जितने भी यूकेपीएससी के अभी हमारी चल रही है प्रीवियस ईयर पेपर यूकेपीएससी के हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी यूकेपीएससी के द्वारा कनिष्ठ सहायक की परीक्षा जो कि अभी पोस्टपोन कर दी है वो होने वाली है और एक अच्छा मौका है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनको और समय यहाँ पर मिल चुका है। दूसरा, यूकेपीएससी के द्वारा ईओटीआरआई की परीक्षा होने वाली है बहुत जल्द, तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये कंटेंट, क्योंकि हम लोग सिर्फ परीक्षा उपयोगी परीक्षा क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं, बाकी और किसी विषय में हम लोग चर्चा इसमें फालतू की चर्चा इसमें नहीं हो रही है, ठीक है। तो आइए इसमें बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो फ्रेंड्स जो आज के हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे यूकेपीएससी के द्वारा जो राज्य निर्वाचन आयोग के समीक्षा अधिकारी आरओ की परीक्षा हुई थी, तो उसका प्री का पेपर है जनरल स्टडी का, ठीक है, प्री का क्वेश्चन पेपर लेके आ रखे हैं, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल आपको लगभग 150 क्वेश्चंस मिलेंगे, 150 ओवरऑल है, लेकिन जो 100 है वो आपके इसमें हम लोग जीएस का पूरा सॉल्यूशन पूरा यहाँ पर मेंशन करेंगे इस बारे में, जिसमें कि आपको ओवरऑल मिलेगा उत्तराखंड जीएस मिलेगा और ओवरऑल जीएस मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए इसमें आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध, ठीक है। तो महाभियोग का सबसे पहले अगर आर्टिकल की हम लोग बात करें राष्ट्रपति के विरुद्ध, आर्टिकल 61 महाभियोग को यहाँ पर है, इसके बारे में है यहाँ पर अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है। सेकंड है, आप देखिए क्वेश्चन को अच्छे से आप लोगों को करना है, कौन सा विकल्प सही नहीं है ये इस पर आपने ध्यान देना है। तो सही जो नहीं है, गलत विकल्प को आपने देखना है। सेकंड है यहाँ पर संविधान का अतिक्रमण महाभियोग का आधार है, बिल्कुल सही है, ठीक है, पहला दूसरा सही है। महाभियोग प्रस्ताव में संसद के सभी सदस्यों को मत का अधिकार है, तो यह भी सही व्याख्या करता है महाभियोग के संबंध में। नेक्स्ट है डी, महाभियोग प्रस्ताव के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर महाभियोग के दौरान यहाँ पर लिखा है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, नहीं करता है अभी, क्योंकि वह प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो यही हमें यहाँ पर चुनना था कि कौन सा यहाँ पर गलत है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपने ये क्वेश्चन को भली बात यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि बार बार ये इम्पीचमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। नेक्स्ट है आज का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर टू, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा हेतु अधिकृत करता है। तो देखिए आर्टिकल कौन सा यहाँ पर है जो भारत के उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा हेतु अधिकृत करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका 137 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस आर्टिकल के अंतर्गत भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा उच्चतम न्यायालय है, उसको अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा हेतु अधिकृत करता है। तो फ्रेंड्स यदि हम उच्चतम न्यायालय की बात करें यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की हम लोग बात करें, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान अगर आप लोग देखें तो अनुच्छेद आपका 124 से लेकर 147 तक इसका कंप्लीट है, ठीक है। तो इसमें यदि हम लोग बात करें, जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारा संविधान के भाग 5 में है और अध्याय 4 के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में यदि देखें, अनुच्छेद वाइज अगर देखें तो 124 अनुच्छेद 124 क्या कहता है, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर स्थापना यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना व गठन,
ठीक है, स्थापना और गठन, जिसमें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की और योग्यता इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके अंतर्गत क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति व योग्यता। ठीक है, ये दोनों चीजें 124 के अंतर ही आती है। अब देखिए इसके बाद है 120 जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय। ठीक है, अभिलेख, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय, आप लोग नोट करते हुए चले। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना और अवमानना पर दंड देने की शक्ति। ठीक है, वो दंड देने की शक्ति। ठीक है, ये 129 आर्टिकल के यानी कि 129 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 131 क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, एससी का मूल क्षेत्राधिकार, ठीक है, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच विवाद। ठीक है, जैसे केंद्र व राज्यों के बीच विवाद। ठीक है, इसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार इसमें ये बात कर रहा है। इसके बाद देखिए अगला है आर्टिकल नंबर 136, अपील के लिए विशेष अनुमति। अपील के लिए विशेष अनुमति, तो आर्टिकल 136 के अंदर है चीज। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 136। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137। अब 137 क्या है, अपने ही फैसलों की समीक्षा यानी कि रिव्यू। ठीक है, समीक्षा, अपने ही फैसलों का रिव्यू, अपने ही फैसलों की समीक्षा। ठीक है, इसके बाद 141, तो इसके अंदर है आपका सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा एससी द्वारा घोषित, आप लोग लिख लीजिए, सभी नोट कर लीजिए क्योंकि परीक्षा में बार बार बनने वाले क्वेश्चन हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आ जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 143, तो 143 कह रहा है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति। तो ये सभी इंपॉर्टेंट थे आपके, जो 124 से लेकर 147 अनुच्छेद है वह आपके इसके अंतर्गत है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये कुछ विशेष अनुच्छेद थे न्यायालय संबंधी, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में, तो यहाँ पर आपको ये नोट कर लेने चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, तो फ्रेंड्स आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है। तो एक बार और आप लोग को अच्छे से ये पढ़ना है प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने सर्वोच्च या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर जो ए ऑप्शन है, तो इसमें जो ऑप्शन है न्यायमूर्ति PN भगवती। ठीक है, PN भगवती ने भी यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया उच्चतम न्यायालय में। ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन, तो यह भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है। और ऑप्शन जो डी है न्यायमूर्ति RM लोढ़ा, तो इन्होंने भी यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, वो यहाँ पर न्यायमूर्ति VR कृष्णन, ये है मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य नहीं किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। और
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न। अब देखिए, हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। अपडेट जो है आपका लेटेस्ट अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के अगर हम लोग बात करें तो जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत यहाँ पर वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। बाकी आप लोग इसको रिचेक भी कर लीजिएगा, बट जो कि यहाँ पर, ठीक है, 53वें अगर क्रम पूछेगा तो 53वें मुख्य न्यायाधीश, 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के क्रियान्वयन से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए, जो गृह मंत्रालय है, ठीक है, तो यही आपका भारत सरकार का मंत्रालय है जो राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के क्रियान्वयन से संबंधित है। तो बार बार यहाँ पर इससे भी प्रश्न आ जाते हैं परीक्षाओं में, जो वर्तमान में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार का मुख्य लेखांकन सलाहकार कौन है? तो भारत सरकार का मुख्य जो लेखांकन सलाहकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर महालेखा नियंत्रक, ठीक है। ये इसका जो है आपका भारत सरकार का मुख्य लेखांकन सलाहकार की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज करेगा आपको ए और डी में, यहाँ पर काफ़ी क्लोज कन्फ्यूजन करने के लिए ऑप्शन रखे हैं इस प्रकार से, लेकिन आपको अच्छे से समझना है क्योंकि भारत सरकार का मुख्य लेखांकन सलाहकार की बात हो रही है। अब देखिए, यहाँ पर इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, सीएजी और सीजीए में, ठीक है। सीएजी जहाँ पर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनका कि 148 आर्टिकल में, ठीक है, विवरण है, ठीक है। अब देखिए, जो सीएजी के अगर मैं बात करूं, तो सीएजी का जो कार्य है यहाँ पर निष्पक्ष जांच यानी कि ऑडिट, ठीक है। तो यहाँ पर है, देखो, अब सीजीए की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पहले यदि हम सीजीए की बात करें तो ये क्या करता है कि सरकार के खातों को बनाने और प्रबंधित करने का काम करता है सीजीए, ठीक है। खातों को बनाने और एक प्रकार से उनका प्रबंधित करने का काम करेगा। लेकिन जो सीएजी है आपका, ठीक है, जो सीएजी है आपका, वह उन खातों की निष्पक्ष जांच करता है, ठीक है, ताकि भ्रष्टाचार या पैसों की बर्बादी को रोका जा सके। तो इन सभी जो भ्रष्टाचार है इनको भी रोका जा सके, क्योंकि ये निष्पक्ष जांच करने के लिए आपका सीएजी है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सीजीए की, ये सरकार के खातों को बनाने और उनका प्रबंधन करने में यहाँ पर मुख्य है, ठीक है। तो दो चीजें आपकी आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रश्न है साथियों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचायतों से रिलेटेड, नगर पालिका से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न कई बार, हर बार यहाँ पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समिति की स्थापना का प्रावधान करता है? तो यदि आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर जिला योजना समिति को देखते ही, इसकी स्थापना को देखते ही आप लोगों का आंसर यहाँ पर निकल आएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 243 243 ZD है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी है, जिसके अंतर्गत आपका जिला योजना समिति का गठन या फिर इसकी स्थापना की बात की गई है। तो यदि हम लोग ABCD की बात करें, इसमें क्या है, देखिए, यदि हम लोग अनुच्छेद पहला, यानी कि ये अनुच्छेद ZA की बात करें, 243 ZA की बात करें, तो इसमें क्या है, नगर पालिकाओं के लिए चुनाव की बात है, ठीक है। यहाँ पर नगर पालिकाओं का चुनाव की इसमें बात है। और 243 ZB के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो 243 ZB के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटीज पर लागू होना इनका, ठीक है। तो यहाँ पर यूटीज पर लागू होने का यहाँ पर चर्चा है। अब इसके बाद है अनुच्छेद 243 ZC में आपका इस भाग का कुछ विशेष क्षेत्रों में लागू होना है, ठीक है। कुछ विशेष क्षेत्रों में लागू होना, इसमें यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया। तो ZD आप लोग समझ गए होंगे, जिला योजना समिति की स्थापना ZD के अंदर। आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7।
तो ये आपको लगातार यहाँ पर पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के जो है प्रश्न देखने को मिले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चाहे कोई भी परीक्षा हो आपकी, चाहे वो परीक्षा यूके SSSC के द्वारा हो या फिर यूके PSC के द्वारा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने कैसे की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है संसद द्वारा कानून पारित करके। ऑप्शन बी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा। ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर, या फिर ऑप्शन डी है 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करके। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा कानून पारित करके 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्न में से भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते हैं। मैं आपको ये चीज़ बार बार बोलता हूँ क्योंकि इससे ये होगा कि आपका उस प्रश्न पर ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि आपको इस वीडियो में जो ये वीडियो लाने का उद्देश्य है, हमारा जो क्लास को शुरू करने का उद्देश्य है, ये सबसे पहला उद्देश्य यही है कि आपका क्या उद्देश्य रहना चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, और जो आपका प्रश्न पत्र है किसी भी परीक्षा को लेके वहाँ पर जो क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं और आपने कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसको लेके इसका यही हमारा मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और इसी परीक्षा में देखने को मिला है हमें, ऊपर जो हमने कर लिया। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्न में से भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो इसका आपका राइट आंसर है गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने इससे पहले कर लिया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न कई बार आते हैं बार बार। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द में कौन सा निम्नलिखित अभिप्राय शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा। अब सही नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना है, नहीं तो प्रश्न आपका 100% गलत होने के चांसेस हो जाते हैं यदि आप लोग यहाँ पर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द जो है उसमें निम्न अभिप्राय शामिल नहीं है। अब कौन कौन से शामिल है, देखिए ऑप्शन ए यानी कि अधिसूचना इसमें शामिल है। ऑप्शन सी विनियम इसमें शामिल है। ऑप्शन डी रूढ़ी इसमें शामिल है, लेकिन जो शामिल नहीं है वह आपका निर्देश है जो कि शामिल नहीं है। तो राइट आंसर आपका बी है। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आज का अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसको। संघीय सरकार ने 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायती राज्य संस्थाओं में किसकी अनुशंसा पर विस्तारित किया है। तो यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दिलीप सिंह भूरिया। अब देखिए दिलीप सिंह भूरिया समिति जो इसका जो गठन किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य मैं बताऊं तो इसमें मुख्य उद्देश्य भारत के आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसका गठन आपका 1994 में इसका गठन किया गया था, इस समिति का 1994। तो देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो अन्य भी इसका जो मेन जो की फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा 1994 में गठित इस समिति के अध्यक्ष सांसद और आदिवासी नेता दिलीप सिंह भूरिया थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंप्लीट डिटेल एक मिल गई है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही संसद द्वारा एक जो पेशा कानून आपने पढ़ा हुआ, ठीक है, पेशा कानून ऑप्शन बी है, जो इससे संबंधित जो है आपका पेशा एक्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है भाई कब का है। तो यहाँ पर इसी के माध्यम से जो आपका दिलीप सिंह भूरिया जो समिति का गठन था उसके उपरांत ही आपका पेशा एक्ट 1996 से यहाँ पर इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये पारित किया गया था पेशा कानून 1996 में पेशा कानून पारित किया गया था, ठीक है, इसी के बदौलत तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और ये कंटेंट आपको कैसा लगा, क्योंकि ये जो टॉप 10 आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और मैंने यहाँ पर इनसे संबंधित टॉप 10 जो आपके आज के प्रश्न कराए हैं, इससे संबंधित मैंने बहुत सारे आपको की फैक्टर बताए हैं,
और जिसके बाद टॉप 10 से आपके टॉप 20 यहाँ पर क्वेश्चन बन गए, ठीक है, क्योंकि एक ही प्रश्न में हमने 2 से 3 चीज़ें आपको और नहीं बताई हैं जोड़ के, तो यहाँ पर 20 to 25 क्वेश्चन यहाँ पर ओवरऑल इस वीडियो से आपको मिल चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये कंटेंट आपको, अपने कमेंट में आप लोग बताइएगा कैसा आपको लगा, और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा, क्योंकि ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगामी समस्त परीक्षाओं के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।